कभी ये ख्याल आया है कि हाथी का बच्चा हाथी ही क्यों होता है, या आम के बीज से आम ही क्यों उगता है, और ये बच्चे अपने माँ बाप से इतने मिलते जुलते क्यों होते हैं, और फिर कभी कभी भाई बहन बिल्कुल एक जैसे लगते हैं तो कभी एकदम अलग, ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये सवाल तो सबके मन में आते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं दिलचस्प सवालों के वैज्ञानिक जवाब ढूंढेंगे। जीव विज्ञान की एक खास शाखा है आनुवंशिकी, यानी जेनेटिक्स। उसकी मदद से हमारे पास जो जानकारी है वो उसी विषय पर है। ये बताती है कि कैसे गुण, मतलब लक्षण, माता पिता से बच्चों में जाते हैं। इसे वंशागति या इनहेरिटेंस कहते हैं। और उनमें अंतर क्यों आता है, मतलब वेरिएशन क्यों होती है? हाँ, और ये दिलचस्प है कि इंसानों को हजारों साल पहले ही अंदाजा था, लगभग 8000 से 1000 ईसा पूर्व, कि जो लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उससे विविधता आती है। अच्छा, उन्हें ये पता था? हाँ, मतलब एहसास था, और उन्होंने इसका फायदा भी उठाया। अच्छे गुणों वाले पौधे और जानवर चुने, जैसे पंजाब की साहिवाल गायें हैं ना, जी। वो जंगली गायों से ही सिलेक्ट करके बनाई गई हैं। अरे वाह, लेकिन उन्हें इसके पीछे का साइंस नहीं पता था, है ना? नहीं, वो वैज्ञानिक आधार नहीं जानते थे। तो आज हमारा मिशन यही है, ग्रीगर मेंडल के उस शानदार काम को समझना और ये जानना कि कैसे उनके सिद्धांतों ने वंशागति, विभिन्नता और यहाँ तक कि जो जेनेटिक बीमारियां होती हैं उनको समझने की एक तरह से बुनियाद डाली। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के मध्य में। एक वैज्ञानिक थे, ग्रीगर मेंडल। जी। उन्होंने करीब 7 साल, मतलब 1856 से 1863 तक बगीचे के जो मटर होते हैं ना, गार्डन पी, उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए, संकरण के, हाइब्रिडाइजेशन के। ये कोई मामूली प्रयोग नहीं थे, सही का। हाँ, बिल्कुल नहीं। मेंडल का काम अपने समय से बहुत आगे था। आप सोचिए, पहली बार किसी ने बायोलॉजी की गुत्थियों को सुलझाने के लिए स्टैटिस्टिक्स और गणित का इतना सिस्टमैटिक इस्तेमाल किया। मैथ्स का बायोलॉजी में? हाँ, और उन्होंने बहुत सारे सैंपल लिए, हजारों पौधे। इससे उनके जो आंकड़े थे, डेटा था, वो बहुत भरोसेमंद बना। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मटर के ऐसे गुण चुने जो बिल्कुल साफ तौर पर अलग थे, कॉन्ट्रास्टिंग। जैसे पौधे या तो लंबे थे या बौने, बीज या तो पीले थे या हरे, फली या तो फूली हुई थी या सिकुड़ी हुई, मतलब बीच का कुछ नहीं, या ये या वो। इससे विश्लेषण, एनालिसिस करना आसान हो गया। और उन्होंने सत्य प्रजनक पौधे इस्तेमाल किए, ट्रू ब्रीडिंग। इसका क्या मतलब है? ट्रू ब्रीडिंग का मतलब है ऐसे पौधे जो अगर खुद ही परागण करें, सेल्फ पॉलिनेशन, तो उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी वही गुण बना रहता है, एकदम पक्के तौर पर। जैसे लंबे पौधे से हमेशा लंबे ही मिलेंगे अगर बाहर से कोई मिक्सिंग ना हो। प्योर लाइंस थी वो। ठीक है, तो चलिए उनके एक क्लासिक प्रयोग को देखते हैं। उन्होंने एक लंबे पौधे, मान लीजिए उसका जेनेटिक कोड टीटी था, उसका क्रॉस कराया एक बौने पौधे से जिसका कोड स्मॉल टीटी था। तो पहली पीढ़ी F1 में क्या मिला? हैरानी वाली बात यह हुई कि F1 पीढ़ी में सारे के सारे पौधे लंबे निकले। जीनोटाइप टीटी था, पर दिखे सब लंबे, एक भी बौना पौधा नहीं। ऐसा लगा जैसे बौनेपन वाला गुण कहीं खो गया। खो गया? सच में? या सिर्फ छिप गया था? फिर उन्होंने इन F1 पीढ़ी के लंबे पौधों का क्या किया? हाँ, यही तो मजा है। वो गुण खोया नहीं था। जब मेंडल ने इन F1 पीढ़ी के लंबे पौधों टीटी का आपस में परागण कराया, सेल्फ पॉलिनेशन, तो अगली पीढ़ी F2 में वो बौने पौधे फिर से आ गए। अच्छा, वापस आ गए? किस अनुपात में? लगभग 3 हिस्से लंबे पौधे थे और 1 हिस्सा बौने पौधे, करीब 3.1 का अनुपात। और खास बात यह कि पौधे या तो लंबे थे या बौने, बीच की हाइट वाले नहीं थे। मतलब गुणों की ब्लेंडिंग नहीं हुई, वो मिक्स नहीं हुए। अबाल है। तो वो बौनापन वाला गुण गायब नहीं हुआ था, बस पहली पीढ़ी में छिप गया था। इससे मेंडल ने क्या नतीजा निकाला? इसी आधार पर मेंडल ने कहा कि गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने के लिए कुछ कारक होते हैं, फैक्टर्स, जिन्हें आज हम जीन कहते हैं, और ये जोड़े में होते हैं। जीन, ठीक है। हाँ, और किसी एक गुण के लिए जीन के जो अलग अलग रूप होते हैं, जैसे लंबाई के लिए T और T, उन्हें कहते हैं युग्म विकल्पी या एलील्स। एलील्स। जी, किसी जीव की जो जेनेटिक बनावट होती है, जैसे TT, TT या TT, वो उसका जीनोटाइप है। और जो गुण हमें बाहर से दिखता है, जैसे लंबा या बौना, वो फिनोटाइप है। जीनोटाइप अंदर, फिनोटाइप बाहर। बिल्कुल। और F1 पीढ़ी में सिर्फ एक एलील का असर दिखना, जैसे
टीटी में सिर्फ लंबे पौधे और F2 में 3:1 का अनुपात मिलना, इससे मेंडल ने दिया प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविता का नियम। हाँ, इसका मतलब है कि जब दो अलग एलील साथ होते हैं, जैसे टीटी में, तो एक एलील यहाँ टी दूसरे पर यानी टी पर हावी हो जाता है, वो प्रभावी है, डोमिनेंट, और दूसरा टी अप्रभावी है, रिसेसिव, वो छिप जाता है। और F2 पीढ़ी में वो बौनापन वापस कैसे आया, उसका क्या मतलब था? उसका मतलब ये था कि वो टी एलील F1 में खत्म नहीं हुआ था, बस दबा हुआ था। जब गैमीट बनते हैं, मतलब स्पर्म या एग सेल्स, तो ये दोनों एलील्स टी और टी अलग हो जाते हैं। हर गैमीट में जोड़े में से सिर्फ एक ही एलील जाता है। अच्छा, वो अलग हो जाते हैं। हाँ, इसे कहते हैं विसंयोजन का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसी वजह से टीटी पौधे से आधे गैमीट में टी जाता है और आधे में टी, और जब ये गैमीट मिलते हैं तो F2 में टीटी जीनोटाइप वाले बौने पौधे फिर से बन जाते हैं। ये सारी संभावनाएं, ये अनुपात, इसे समझना थोड़ा पेचीदा लग सकता है। कोई आसान तरीका है इसे देखने का? हाँ, इसके लिए एक ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट थे, रेगिनाल्ड सी पन्नेट। उन्होंने एक तरीका निकाला जिसे पन्नेट वर्ग या पन्नेट स्क्वायर कहते हैं। पन्नेट स्क्वायर, जी। ये एक सिंपल सा चार्ट होता है। इससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि किसी क्रॉस से कौन कौन से जीनोटाइप बन सकते हैं और उनका क्या अनुपात होगा। जैसे इस केस में पन्नेट स्क्वायर से साफ दिखता है कि F2 में जीनोटाइप का अनुपात 1TT, 2TT और 1TT होता है। और फिनोटाइप 3 लंबे, हाँ। 1 बोना। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और सवाल था। F2 पीढ़ी में जो लंबे पौधे थे वो दिखने में तो एक जैसे थे, पर कुछ टीटी थे और कुछ टीटी, ये कैसे पता चले? हाँ, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए मेंडल ने एक और तरीका अपनाया, परीक्षण क्रॉस या टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस। हाँ, इसमें जिस पौधे का जीनोटाइप पता करना है, मान लीजिए लंबा पौधा है, उसका क्रॉस एक शुद्ध अप्रभावी पौधे से कराते हैं, जैसे बोना टीटी पौधा। फिर उनकी संतानों को देखकर पता चल जाता है कि वो लंबा पौधा शुद्ध टीटी था या हाइब्रिड टीटी। अच्छा, ये तो बड़े स्मार्ट तरीके थे। तो ये तो हुई मेंडल के बेसिक नियमों की बात, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लेकिन क्या वंशागति हमेशा इतनी सीधी होती है? मतलब हमेशा एक गुण दूसरे पर हावी होता है? दिलचस्प हो जाता है। बाद में पता चला कि मेंडल के नियम मतलब हमेशा 100% लागू नहीं होते। कई बार स्थितियां थोड़ी अलग होती हैं। अच्छा, जैसे कि? एक स्थिति है अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें क्या होता है कि F1 पीढ़ी का जो लक्षण है वो दोनों पेरेंट्स के बीच का होता है, मिक्स जैसा। बीच का? कोई उदाहरण? हाँ, जैसे एक पौधा है स्नैपड्रैगन, उसमें अगर आप लाल फूल RR वाले पौधे का क्रॉस सफेद फूल RR वाले से कराएं, तो F1 पीढ़ी में सारे फूल गुलाबी RR होते हैं, न लाल न सफेद बल्कि गुलाबी। अरे वाह, गुलाबी! तो फिर F2 में क्या होता है जब गुलाबी का क्रॉस गुलाबी से कराएं? तब F2 में तीनों रंग मिलते हैं, लाल RR, गुलाबी RR और सफेद RR, और वो भी 1:2:1 के अनुपात में। यहाँ जीनोटाइप और फिनोटाइप का अनुपात सेम हो जाता है, क्योंकि RR का अपना अलग फिनोटाइप गुलाबी है। ऐसा इसलिए कि R एलील R पर पूरी तरह डोमिनेंट नहीं है। ये तो वाकई अलग है। और कोई ऐसी स्थिति? हाँ, एक और है सहप्रभाविता, कोडोमिनेंस। इसमें F1 पीढ़ी में दोनों पेरेंट्स के गुण एक साथ दिखते हैं, बिना मिक्स हुए, अलग अलग। दोनों एक साथ? इसका क्या उदाहरण है? इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है हम इंसानों का ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ओह, ब्लड ग्रुप्स। हाँ, हमारे ब्लड ग्रुप को एक जीन I कंट्रोल करता है और इसके 3 एलील हैं, IA, IB और I। 3 एलील? मेंडल ने तो 2 बताए थे। हाँ, ये एक और नई बात थी, इसे मल्टीपल एलील्स कहते हैं। खैर, तो IA और IB एलील लाल रक्त कोशिकाओं पर अलग अलग तरह की शुगर बनाते हैं और I एलील कोई शुगर नहीं बनाता। IA और IB दोनों I पर डोमिनेंट हैं। ठीक है। लेकिन जब किसी में IA और IB दोनों एलील एक साथ होते हैं, जीनोटाइप IA-IB, तो दोनों अपना अपना काम करते हैं, दोनों तरह की शुगर बनती है। ये है कोडोमिनेंस,
और ऐसे इंसान का ब्लड ग्रुप होता है AB। अच्छा, तो IA और IB दोनों साथ साथ एक्सप्रेस होते हैं? बिल्कुल। तो देखिए 3 एलील्स IA, IB और I से 6 जीनोटाइप बन सकते हैं, पर फिनोटाइप यानी ब्लड ग्रुप सिर्फ 4 होते हैं, A, B, AB और O। ये मल्टीपल एलील्स और कोडोमिनेंस दोनों का उदाहरण है। एक और बात है, प्लियोट्रॉपी, ये क्या है? हाँ, प्लियोट्रॉपी इसका मतलब है कि कभी-कभी एक ही जीन एक से ज्यादा लक्षणों को कंट्रोल कर सकता है। एक जीन कई काम। हाँ, जैसे मटर में ही जो जीन स्टार्च बनाता है वो बीज के आकार, गोल या झुर्रीदार, को भी प्रभावित करता है और स्टार्च के कण कैसे होंगे उसे भी। तो एक जीन असर 2 या ज्यादा। समझ गया। तो मेंडल ने क्या सिर्फ एक एक गुण को देखा था या एक साथ कई गुणों का भी अध्ययन किया? नहीं, उन्होंने एक साथ 2 गुणों की वंशागति का भी अध्ययन किया था। उसे डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस। हाँ, जैसे उन्होंने एक ऐसे पौधे का क्रॉस कराया जिसके बीज पीले और गोल थे, RYY, एक ऐसे पौधे से जिसके बीज हरे और झुर्रीदार थे, RRYY। तो F1 में क्या मिला? आकार झुर्रीदार पर, ये तो अवार्तित था। हाँ, लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से। लेकिन फिर जब इन F1 RYY पौधों का सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो F2 पीढ़ी में क्या सिर्फ पेरेंट जैसी बीज मिले, पीले गोल और हरे झुर्रीदार? नहीं, यहीं पर एक और बड़ा नियम सामने आया। F2 पीढ़ी में 4 तरह के बीज मिले, पीले गोल, पीले झुर्रीदार, हरे गोल और हरे झुर्रीदार। 4 तरह के, 2 नए कॉम्बिनेशन भी आ गए। हाँ, 2 नए कॉम्बिनेशन, और वो भी एक खास अनुपात में। 9 पीले गोल, 3 पीले झुर्रीदार, 3 हरे गोल और 1 हरा झुर्रीदार। 9:3:3:1। 9:3:3:1। ये अनुपात कैसे बना? इससे मेंडल ने अपना दूसरा बड़ा नियम दिया, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हाँ, ये कहता है कि जब 2 अलग-अलग गुणों जैसे रंग और आकार की वंशागति एक साथ हो रही हो, तो एक गुण के एलील का अलगाव, जैसे YY, दूसरे गुण के एलील के अलगाव, RR, से स्वतंत्र होता है। इंडिपेंडेंट मतलब गैमीट बनते समय ये जरूरी नहीं कि R के साथ Y ही जाए, R के साथ Y भी जा सकता है, और R के साथ Y या YB। अच्छा, मतलब वो आजाद हैं कि किसके साथ जुड़े? बिल्कुल, इसीलिए RRYY पौधे में 4 तरह के गैमीट बराबर मात्रा में बनते हैं, RY, RY, RY और RY। और जब ये आपस में मिलते हैं तो F2 में वो 9:3:3:1 का अनुपात बनता है। ये अनुपात असल में 2 अलग-अलग 3.1 अनुपातों का गुणनफल है। 3 गोल, 1 झुर्रीदार, 3 पीले, 1 हरे। ये सब तो बहुत लॉजिकल और सुरुचिपूर्ण लगता है, लेकिन आपने शुरू में कहा था कि मेंडल का इतना महत्वपूर्ण काम करीब 35 साल तक अनदेखा रहा। ऐसा क्यों हुआ? हाँ, ये बड़ी अजीब बात है। इसके कई कारण माने जाते हैं। एक तो उस जमाने में कम्युनिकेशन इतना तेज नहीं था, तो उनके काम के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं चला। दूसरा, मेंडल का ये कारक वाला आइडिया कि वो अलग-अलग यूनिट्स हैं जो मिक्स नहीं होते, ये उस समय के वैज्ञानिकों को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि प्रकृति में ज्यादातर विविधता सतत दिखती है, कॉन्टिन्यूअस। तीसरा, जैसा मैंने कहा, बायोलॉजी में मैथ्स का इस्तेमाल करना बहुत नया था, लोगों को समझ नहीं आया। और शायद सबसे बड़ी वजह ये थी कि मेंडल ये नहीं बता पाए कि ये कारक या जीन आखिर हैं क्या, दिखते कैसे हैं, इनका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए वो। तो फिर उनके काम को दोबारा पहचान कैसे मिली? ये हुआ 1900 में। 3 अलग-अलग वैज्ञानिक थे, डी व्रीज, कॉरिन्स और वॉन शेरमार्क। उन्होंने अलग-अलग काम करते हुए करीब-करीब वही नतीजे निकाले जो मेंडल ने निकाले थे, और तब तक माइक्रोस्कोप भी बहुत बेहतर हो गए थे। अच्छा, माइक्रोस्कोप से क्या देखा? वैज्ञानिकों ने कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन को बहुत बारीकी से देखा। उन्होंने कोशिका के न्यूक्लियस में धागे जैसी संरचनाएं देखी जिन्हें क्रोमोसोम कहा गया। और फिर 1902 में 2 वैज्ञानिक, वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी, उन्होंने कमाल की बात नोट की। क्या? उन्होंने देखा कि ये जो क्रोमोसोम है, इनका व्यवहार बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेंडल ने अपने कारकों के लिए बताया था।
क्रोमोसोम भी जोड़ों में होते हैं, गैमीट बनते समय अलग हो जाते हैं, अलग अलग जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र होकर अलग होते हैं, बिल्कुल मेंडल के नियमों जैसा। अरे वाह। तो उन्होंने कहा कि जरूर ये क्रोमोसोम ही है जो मेंडल के कारकों यानी जीन्स को लेकर जाते हैं। इसे ही वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत कहा गया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोम सिद्धांत ने मेंडल के नियमों को एक फिजिकल बेसिस दे दिया, लेकिन क्या इसका कोई पक्का सबूत था? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ? हाँ, इसका पक्का सबूत दिया थॉमस हंट मॉर्गन और उनके साथियों ने। उन्होंने फल मक्खी पर काम किया, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। फल मक्खी? वो क्यों? फल मक्खी जेनेटिक्स की स्टडी के लिए बहुत अच्छी मॉडल निकली। उनका जीवन चक्र छोटा होता है, 2 हफ्ते में नई पीढ़ी आ जाती है, बच्चे बहुत सारे पैदा होते हैं, नर और मादा को पहचानना आसान है, और उनमें कई तरह के आनुवंशिक अंतर वेरिएशंस आसानी से दिख जाते हैं, जिन्हें कम पावर वाले माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। तो मॉर्गन ने क्या खोजा? मॉर्गन ने डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हुए देखा कि कुछ जीन हमेशा एक साथ ही अगली पीढ़ी में जाते लगते थे। वो स्वतंत्र रूप से अलग नहीं हो रहे थे, जैसा मेंडल के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नियम ने कहा था। अच्छा, ऐसा क्यों? उन्होंने पता लगाया कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जीन एक ही क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं और पास-पास होते हैं। इस साथ साथ जाने की प्रवृत्ति को सहलग्नता या लिंकेज कहा गया। लिंकेज मतलब जीन्स जुड़े हुए हैं? हाँ, और इसकी वजह से F2 पीढ़ी में पेरेंट्स जैसे कॉम्बिनेशन वाले बच्चे ज्यादा बनते हैं और नए कॉम्बिनेशन वाले कम। ये मेंडल के 9.3.3.1 अनुपात से अलग था। लेकिन नए कॉम्बिनेशन बनते तो थे, भले ही कम हो। वो कैसे बनते हैं लिंकेज के बावजूद? वो बनते हैं पुनर्योजन या रिकॉम्बिनेशन की वजह से। ये होता है अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस के दौरान, जब एक जैसे क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच हिस्सों की अदला बदली होती है। इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर? हाँ, मॉर्गन के ही एक छात्र थे अल्फ्रेड स्टर्टीवंट। उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि 2 जीन्स के बीच रिकॉम्बिनेशन जितनी ज्यादा बार होता है, मतलब उनके अलग होने की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा है, क्रोमोसोम पर उनके बीच की दूरी उतनी ही ज्यादा होगी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी से दूरी का अंदाजा? हाँ, इस आधार पर उन्होंने क्रोमोसोम पर जीन्स का क्रम और उनके बीच की दूरी दिखाने वाले नक्शे बनाए, जेनेटिक मैप्स। ये तकनीक आज जीनोम सीक्वेंसिंग जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत जरूरी है। ये तो कमाल की बात है। अच्छा, ये तो हुई जीन्स की कहानी, लेकिन एक और बड़ा सवाल है, लिंग कैसे तय होता है? कोई नर बनेगा या मादा? क्या इसका भी कोई जेनेटिक आधार है? हाँ, बिल्कुल। और इसके शुरुआती संकेत भी दिलचस्प बात है, कीटों के अध्ययन से ही मिले थे। 1891 में हैंकिंग नाम के साइंटिस्ट ने कुछ कीटों में स्पर्म बनते समय एक खास स्ट्रक्चर देखा, जो आधे स्पर्म में जाता था, आधे में नहीं। उन्हें समझ नहीं आया ये क्या है, तो उन्होंने उसे एक्स बॉडी कह दिया। एक्स बॉडी? हाँ, बाद में पता चला कि वो एक्स बॉडी असल में एक क्रोमोसोम था, एक्स क्रोमोसोम, और यही लिंग निर्धारण में भूमिका निभाता है। तो कैसे होता है लिंग निर्धारण? क्या सब में एक जैसा होता है? नहीं, प्रकृति में इसके कई तरीके हैं। जैसे टिड्डे में XO टाइप होता है, मादा में 2 X क्रोमोसोम XX, और नर में सिर्फ एक X XO। एक ही एक्स? हाँ, फिर हम इंसानों में और फल मक्खी में XY टाइप होता है, मादा XX होती है और नर XY। यहाँ नर 2 तरह के स्पर्म बनाता है, आधे X वाले, आधे Y वाले। इसे कहते हैं मेल हेटेरोगैमेटी। मेल हेटेरोगैमेटी। नर विषम युग्मकता जी। और फिर पक्षियों में इसका उल्टा होता है, ZW टाइप। वहाँ मादा ZW होती है, 2 अलग सेक्स क्रोमोसोम, और नर ZZ, 2 एक जैसे। यहाँ मादा 2 तरह के अंडे बनाती है। इसे फीमेल हेटेरोगैमेटी कहते हैं। फीमेल हेटेरोगैमेटी? हाँ, तो इंसानों में क्योंकि XY सिस्टम है, लिंग का निर्धारण नर के स्पर्म से होता है। मादा के सारे अंडों में तो X क्रोमोसोम ही होता है। अब अगर X वाला स्पर्म अंडे से मिला तो जाइगोट XX बनेगा, यानी लड़की, और अगर Y वाला स्पर्म मिला तो जाइगोट XY बनेगा, यानी लड़का। तो ये पूरी तरह से पिता पर निर्भर करता है? बिल्कुल। हर प्रेगनेंसी में 50% चांस लड़के का होता है, 50% लड़की का, और इसका माँ से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए हमारे समाज में जो लड़की पैदा होने पर माँ को दोष देने की बात होती है, वो वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल गलत है। ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब एक और बात,
आपने शुरू में कहा था कि विविधता लैंगिक जनन से आती है, विभिन्नता। क्या वेरिएशन का कोई और भी सोर्स है? हाँ, वेरिएशन का एक और बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। म्यूटेशन। हाँ, म्यूटेशन का मतलब है डीएनए के सीक्वेंस में, उसके क्रम में अचानक कोई बदलाव आ जाना। ये बदलाव परमानेंट होता है और अगली पीढ़ी में जा सकता है, और इस बदलाव से जीन के काम करने का तरीका बदल सकता है, जिससे जीव का फिनोटाइप यानी लक्षण भी बदल सकता है। तो ये बदलाव कैसे होते हैं? म्यूटेशन कई तरह के हो सकते हैं। कभी-कभी डीएनए में सिर्फ एक बेस पेयर बदल जाता है, सिंगल पॉइंट पर चेंज। इसे कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन या पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन। हाँ, इसका एक क्लासिक उदाहरण है दात्र कोशिका अरक्तता, सिकल सेल एनीमिया। इसमें हीमोग्लोबिन बनाने वाले जीन में सिर्फ एक जगह पर छठे कोडोन में GAG की जगह GUG हो जाता है, बस इतना सा बदलाव। और इससे बनने वाले प्रोटीन में एक अमीनो एसिड बदल जाता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलीन आ जाता है। नतीजा, लाल रक्त कोशिकाएं हंसिया जैसी सिकल शेप की हो जाती हैं। बाप रे, इतना छोटा बदलाव और इतना बड़ा असर? हाँ, कभी-कभी डीएनए का एक पूरा हिस्सा डिलीट हो जाता है, हट जाता है, या डुप्लीकेट हो जाता है, जुड़ जाता है। इन्हें क्रोमोसोमल विपथन या क्रोमोसोमल एबरेशंस कहते हैं। ये अक्सर कैंसर कोशिकाओं में देखे जाते हैं। और ये होते क्यों हैं अपने आप? कुछ अपने आप भी हो सकते हैं, डीएनए कॉपी होने में गलती से, या फिर कुछ बाहरी कारक भी इन्हें बढ़ा सकते हैं, जैसे यूवी रेडिएशन या कुछ खास केमिकल्स। इन कारकों को म्यूटेजन कहते हैं। तो क्या इन म्यूटेशंस का और इंसानों में होने वाली बीमारियों का कोई संबंध है? बिल्कुल है। बहुत सारी जेनेटिक बीमारियां इन्हीं म्यूटेशंस या फिर क्रोमोसोम की संख्या या संरचना में गड़बड़ी के कारण होती हैं। अच्छा। इन बीमारियों की वंशागति का पैटर्न समझने के लिए, मतलब वो परिवार में कैसे चलती हैं, इसके लिए वंशावली विश्लेषण या पेडिग्री एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। पेडिग्री एनालिसिस, ये क्या है? इसमें किसी परिवार की कई पीढ़ियों का एक तरह से फैमिली ट्री बनाया जाता है और उसमें किसी खास लक्षण या बीमारी को ट्रैक किया जाता है। इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे पुरुषों के लिए स्क्वायर, महिलाओं के लिए सर्कल, प्रभावित व्यक्तियों को शेड करना वगैरह। इससे पता चलता है कि बीमारी डोमिनेंट है या रिसेसिव, ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड। तो ये जेनेटिक बीमारियां कितने तरह की होती हैं? इन्हें मोटे तौर पर 2 मेन ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला है मेंडेलियन विकार यानी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ये वो हैं जो एक अकेले जीन में म्यूटेशन या बदलाव के कारण होते हैं, और ये मेंडल के नियमों के हिसाब से ही एक पीढ़ी से दूसरी में जाते हैं। जैसे हीमोफीलिया, ये एक्स क्रोमोसोम से जुड़ा एक रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता। ये अक्सर माँ जो कैरियर होती है से बेटे में जाता है। अच्छा। या फिर सिकल सेल एनीमिया, जिसकी हमने बात की, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। मतलब ये शरीर के सामान्य क्रोमोसोम यानी ऑटोसोम पर होता है, और बीमारी तभी होती है जब व्यक्ति में उस म्यूटेटेड जीन HBS की दोनों कॉपी हों, HBS। एक और उदाहरण है फिनाइल कीटोन्यूरिया PKU। ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है। इसमें एक एंजाइम की कमी हो जाती है जो फिनाइल एलानिन नाम के अमीनो एसिड को टायरोसिन में बदलता है। तो फिनाइल एलानिन शरीर में जमा होने लगता है और दिमागी विकास पर असर डालता है। ये तो हुए सिंगल जीन वाले। दूसरा ग्रुप कौन सा है? दूसरा बड़ा ग्रुप है क्रोमोसोमीय विकार यानी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ये तब होते हैं जब पूरे के पूरे क्रोमोसोम की संख्या में या उसकी बनावट में कोई गड़बड़ी हो जाती है। क्रोमोसोम की संख्या में गड़बड़ी? हाँ, जैसे सेल डिवीजन के समय कभी-कभी क्रोमोसोम ठीक से अलग नहीं हो पाते। इसे नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। इसकी वजह से किसी गैमीट में एक क्रोमोसोम कम या ज्यादा चला जाता है। इसे असुगुणिता या एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। एन्यूप्लॉइडी, इसके उदाहरण? इसके कई उदाहरण हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम नंबर 21 की एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है। 3 कॉपी हो जाती हैं, ट्राइसोमी 21। इससे बच्चे का कद छोटा रह जाता है, चेहरा खास तरह का होता है और मानसिक विकास में भी बाधा आती है। डाउन सिंड्रोम, हाँ सुना है। फिर है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये पुरुषों में होता है।
उनमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, XXY। कुल 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। इससे उनमें कुछ फीमेल जैसे लक्षण आ जाते हैं और वो अक्सर बच्चे पैदा नहीं कर पाते, स्टेराइल होते हैं। और महिलाओं में भी कुछ होता है ऐसा? हाँ, टर्नर सिंड्रोम। इसमें महिलाओं में एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है, X0। कुल 45 क्रोमोसोम। इससे उनका शारीरिक विकास, खासकर ओवरीज का विकास ठीक से नहीं हो पाता और वे भी स्टेराइल होती हैं। तो ये सब क्रोमोसोम की संख्या की गड़बड़ी से होता है? जी, कभी-कभी क्रोमोसोम का पूरा सेट ही बढ़ जाता है, जिसे पॉलीप्लॉइडी कहते हैं, पर ये इंसानों में कम, पौधों में ज्यादा आम है। तो कुल मिला के हमने देखा कि कैसे मटर के पौधों पर जो साधारण से दिखने वाले प्रयोग थे, उनसे शुरू होकर मेंडल ने वंशागति के इतने महत्वपूर्ण नियम खोज निकाले। हाँ, नींव रखी उन्होंने। बिल्कुल। फिर क्रोमोसोम की खोज हुई, जिसने इन नियमों को एक फिजिकल बेसिस दिया। मॉर्गन के काम से लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन जैसी और जटिल बातें सामने आई। और ये सारे सिद्धांत मिलकर न सिर्फ हमें ये समझने में मदद करते हैं कि जीवन में इतनी विविधता क्यों है, हाँ, बल्कि ये बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याओं, बीमारियों को समझने और उनके निदान में भी बहुत सहायक हैं। बिल्कुल, हाँ। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि एक जीन कई असर डाल सकता है, प्लियोट्रॉपी। और ये भी सच है कि कई लक्षण, जैसे हमारी हाइट है या स्किन का कलर है, वो एक जीन से नहीं बल्कि कई सारे जीन्स मिलकर कंट्रोल करते हैं। इसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। पॉलीजेनिक? हाँ, तो ये सब देखते हुए क्या सिर्फ एक-एक जीन के असर या उनसे होने वाली बीमारियों पर ही फोकस करना, क्या ये हमारी समझ को कहीं सीमित तो नहीं करता? क्या ऐसा हो सकता है कि कई सारे जीन्स में होने वाले छोटे-छोटे बदलाव वो आपस में मिलकर इंटरैक्ट करके ऐसे जटिल प्रभाव पैदा करते हो जिन्हें हम अभी ठीक से समझना शुरू ही कर रहे हैं? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां भविष्य में अभी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है।